बनास नदी छत्तीसगढ़ से उद्गम होने के बाद अपने रास्तों में अलौकिक स्थानों का निर्माण करते हुए पहुंचती है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। एक और प्रमुख और विशाल नदी सोन, जो कि अमरकंटक के पास अपने उद्गम स्थान से होते हुए पहुंचती है इसी स्थान पर, और फिर होता है दोनों नदियों का संगम एक ऐसे सुंदर परिदृश्य में जिसको देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। और यह एक स्थानीय तीर्थ भी है। यह दोनों नदियां मिलकर और खास तौर पर बनास नदी निर्माण करती है एक संरक्षित सुंदर वन का, जिसे संजय दूबरी के नाम से जाना जाता है, जो कि वन संपदा से परिपूर्ण है और भारत के कुछ सबसे वैभवशाली वन स्थलों में एक माना जाता है। परंतु सिर्फ वन प्राणी ही नहीं, बल्कि बनास और सोन नदी के संगम स्थान के पास मौजूद है प्राचीन चंद्रह शिव मंदिर, जो कि छेदी कला का विशिष्ट नमूना है। मंदिर के साथ ही छेदी राजाओं के गुरु प्रबोध शिवा द्वारा बनाया गया मठ, जो कि आश्चर्यों से भरा है। हमने पहली बार अपनी आंखों से देखा हुआ सुरंग, जो कि मठ से संगम क्षेत्र तक जाता है। यही नहीं, हम बनास नदी को पार कर जाएंगे एक छोटे से नदी द्वारा बनाए गए टापू पर, जहां एक पहाड़ कई हिंदू भगवानों की आकृति लेता है और स्थानीय निवासियों की आस्था का प्रतीक है। तो कमर कस के बैठिए और देखिए बनास और सोन नदी द्वारा बनाई गई वह दुनिया, जिसके सुंदर पहलू को हम आपके सामने लेकर आएंगे। यह है संजय दूबरी, जहां नदी, जंगल और इतिहास आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से होते हुए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में है। सीधी जिले से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों काफी करीब हैं। एक और खास बात, जब आप इस इलाके से होकर गुजरेंगे तो लगभग हर समय आप घने जंगलों से होकर ही जाएंगे। इस इलाके से कई छोटी बड़ी नदियां होकर गुजरती हैं, जिसमें सोन नदी प्रमुख है, जिस पर बनाया गया अत्यंत विशाल बांध सागर हमारे साथ पूरे समय बाईं तरफ है। हालांकि रास्ते से दूर होने की वजह से वह यहाँ से नजर नहीं पड़ता। और फिर थोड़ी देर में ही हमें पहली बार सोन नदी का दीदार होता है, जिसका कि पार्ट यहाँ काफी चौड़ा है, जो कि आप पुल के ऊपर से देख सकते हैं। वैसे आज का हमारा गंतव्य संजय दूबरी, जिसकी दूरी उमरिया जिले से लगभग 2.5 घंटे की है, वह बहुत ही खास स्थान है। नेशनल टाइगर रिजर्व के रूप में तो उसकी पहचान है ही, पर यहाँ और कई छुपे हुए हीरे हैं, जिनको हम आपके सामने लेकर आएंगे। हम ज्यों ही संजय दूबरी नेशनल पार्क के नज़दीक पहुंच रहे थे तो हमें नजर आई बनास नदी। यह नदी बहुत खास है और पूरा नेशनल पार्क इसकी वजह से ही है। हम इस नदी के बारे में कई और बातें करेंगे, पर पहले आपको यह बता दें कि बनास नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है और यह छत्तीसगढ़ से निकलने वाली बनास नदी है। इसको आप राजस्थान की बनास नदी से कंफ्यूज मत करिएगा। लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम खड़े हैं संजय दूबरी नेशनल पार्क के मुहाने पर, जहां से मुख्य मार्ग से हटकर लगभग 3 किलोमीटर अंदर है पारसिली, जो कि बनास नदी के किनारे है, और वहां है मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक रिसोर्ट, जहां हम रुकेंगे। एमपीटी पारसिली पहुंचने के साथ ही हम बिना वक्त गवाए उस जगह की ओर जाने की तैयारी करने लगे, जो कि हमारे हिसाब से इस स्थान का सबसे छुपा हुआ ट्रेजर है। और वहां पहुंचने के लिए हमने एक लोकल गाइड की सेवा ली। और वैसे
अपने इलाके में एक नए मेहमान को देखकर यहाँ के ओरिजिनल निवासी बंदर भाई हमारे ऊपर पूरे समय नजर रखे हुए थे। खैर, हम यहाँ से जल्दी ही हमारे मार्गदर्शक राजू गाइड जी के साथ निकल पड़े भंवरसेन संगम की तरफ, जहाँ बनास नदी का संगम होता है विशाल सोन नदी के साथ। एमपीटी के पार्सली रिसोर्ट, जो कि संजय दुबरी पार्क में है, वहाँ से भंवरसेन संगम स्थान की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। इस 22 किलोमीटर के सफ़र में आप राष्ट्रीय उद्यान और बफर एरिया से होकर जाते हैं। कुछ स्थानों पर पहाड़ी रास्ते कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुए हैं, नहीं तो पहले दूसरी तरफ से घूमकर आना पड़ता था, जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। वैसे इस दुर्गमता की वजह से ही इस स्थान का बहुत ज़्यादा व्यवसायीकरण नहीं हुआ है और यह अभी भी अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। हमारे गाइड ने एक और ख़ास बात बताई, यह कि भंवरसेन में 2 नहीं बल्कि 3 नदियाँ मिलती हैं। बनास और सोन नदी के संगम से थोड़ा पहले महान नदी बनास नदी में मिलती है, जो कि हमने मैप पर देखा और ये बात सत्य है। वह महान नदी आप दूर देख सकते हैं, जिसकी वजह से यह एक त्रिवेणी संगम है, मतलब जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं। और हिंदू आस्था में ऐसे स्थान का बहुत महत्व है। और ख़ास तौर पर आज जब मकर संक्रांति है तो पता चला कि यहाँ एक मेला लगता है और यहाँ स्थानीय लोग स्नान के लिए आते हैं। अभी हम पहाड़ी के ऊपर उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ से आप दोनों नदियों को देख सकते हैं। दूर सोन नदी है और बाईं तरफ हमारे नज़दीक है बनास नदी। इनका संगम वहाँ आगे हो रहा है, लेकिन इनका संगम हम आपको बहुत ही परफेक्ट जगह से दिखाते हैं। उसको समझने के लिए आप इस मैप को देखिए। अभी हम दाहिनी तरफ फोटो पॉइंट वाले सर्कल पर खड़े हैं, जिसे हमने लाल रंग से दिखाया है। एक बड़े लाल सर्कल में संगम आप देख पा रहे होंगे और ठीक उसके सामने एक पुल, जिसे हमने लाल एरो से दिखाया है। वह पुल ही वह स्थान है जहाँ से इस संगम को सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस पुल पर, जिसे भंवरसेन संगम पुल कहा जाता है, और दिखाते हैं आपको संगम का विहंगम दृश्य।
यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि संक्रांति के स्नान के लिए यहाँ भीड़ तो है, पर वैसी भीड़ नहीं जैसे आमतौर पर उत्तर की नदियों के संगम पर होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ ज़्यादा स्थानीय आदिवासी, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, वो यहाँ पर आते हैं संगम पर स्नान के लिए। अभी बहुत ज़्यादा बाहर के लोग यहाँ नहीं आते। सोन और बनास के सुंदर संगम के स्थान को देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं उस जगह पर जो कि मुझे उम्मीद है शायद बहुत ही कम लोगों ने देखा और सुना होगा। 9वीं और 11वीं शताब्दी का एक शिव मंदिर और एक मठ जो उसी समय बना था, जिसे राजा के गुरु ने बनाया था, और उसकी शानदार इंजीनियरिंग और बनावट को हम आपको दिखाएंगे। पर चलिए वहाँ पहुँचकर ही आपको उस स्थान के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये है चंद्रे का शिव मंदिर और मॉनेस्ट्री। यह शिव मंदिर छेदी शासन के काल में 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था और इसे बनाया था मध्य मयूरा संप्रदाय के शैव गुरु प्रबोध शिव ने। यह मंदिर सैंडस्टोन से बना है और सोन और बनास नदी के संगम के पास स्थित है। आइए इस मंदिर को पहले हम आपको चारों तरफ से दिखाते हैं, बाद में हम इस मंदिर के अंदर भी आपको लेकर जाएंगे। लेकिन साथ में बना हुआ मठ वह काफ़ी प्रभावशाली है। यह अनोखा शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रामपुर नाइकिन के चंद्रे गांव में है। यह मंदिर 46.5 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है और एक चबूतरे पर बना हुआ है। पश्चिम मुखी यह मंदिर में एक गोलाकार गर्भगृह है जिसके आगे अंतरार्थ और मंडप बने हुए हैं। वृत्ताकार गर्भगृह के ऊपर एक अत्यंत अलंकृत वर्ग आकार का शिखर है जो भव्य रूप से सजा हुआ है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर से लगे हुए मठ के अंदर, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया था। इस मठ के बारे में जानकारी देते हुए 2 शिलालेख हैं जिसके बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है हमारे सामने, पर इन शिलालेखों को मठ के सामने ही लगाया गया है। मठ के अंदर जाते साथ ही आपको दरवाजे पर कुछ खंडित मूर्तियां दिखेंगी और फिर आगे बढ़ने के बाद बीच में आंगन जैसी जगह प्रतीत होती है जिसके चारों तरफ कुछ कमरे हैं। ये काफी शायद है कि उस जमाने में इनका कोई कोड वर्ड रहा हो। जो नए लगे हैं उनमें नहीं, जो पुराने पत्थर हैं उनमें सभी में। 2 किलोमीटर की है। जो चैदी वंश की राजकीय रानी हुआ करती थी, उस सुरंग के माध्यम से संगम में जाती थी और संगम कहीं चले जाकर शंकर भगवान को अर्पण किया जाता था और जो मठ के अंदर देवी देवता थे उनको अर्पण किया जाता था। जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। एक सुरंग जो है तो ये सीधे संगम में जाती थी और एक सुरंग जो है तो जिस प्रकार से ये तलघर बना हुआ है ऊपर का, इसी प्रकार से इसके नीचे भी एक तलघर है, तो एक सुरंग उसके नीचे जाती थी।
अभी आज भी ये बताया जाता है कि इसके अंदर से ओम नमः शिवाय की आवाजें आती थी। अच्छा। मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं। और इसके अंदर जो ये शंकर भगवान को चढ़ता है, ये मदार का जड़ है। ये शंकर भगवान को इसी का फूल चढ़ता है। इसका ये माने वो है कि ये अभी आज तक है। आज को ये सड़के गल के सड़के गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये चुपचाप वैसे ही है अभी आज भी। ये कुछ मूर्तियां हैं जो कि खंडित हुई हैं। ये नागलोक की कुछ तस्वीरें हैं। अनगिनत निशान आपको हर एक पत्थरों में देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही अनगिनत निशान लगभग हर पत्थर के ऊपर हैं, जहां पर भी पुराने पत्थर बचे हुए हैं। ये छोटे छोटे जो कमरे बने हुए हैं, इनमें साधना की जाती थी। कोई किसी को डिस्टर्ब न करे, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे कि किसी की विघ्न बाधा माने साधना में ना हो। इस मठ को मेडिटेशन यानी साधना और पूजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और उन दिनों यहाँ कितनी शांति और दिव्य माहौल होता होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। यह स्थान इतना खास इसलिए है क्योंकि यह टूरिस्ट मानचित्र पर उतना उभर कर नहीं आया हुआ, जिसकी वजह से आपको यहाँ काफ़ी शांति का माहौल मिलता है। आज भी थोड़ी भीड़ इसीलिए है क्योंकि आज त्यौहार का दिन है और उस पर भी हमारे जैसे एक ही दो लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं, बाकी यहाँ के ही निवासी हैं। वापस जाते समय हमें प्राचीन पेड़ के तने में एक सफ़ेद रंग का उल्लू नजर आया, जो कि एक सुखद अनुभव था। अब इसके बाद वक्त है वापस पारसिली जाने का, जहां हम रुके हैं और जहां बनास नदी हमारा इंतज़ार कर रही है। हम पारसिली रिसोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां एक नाविक हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और वह हमें लेकर जाएंगे बनास नदी के उस पार। बनास नदी में जैसा कि लोगों ने हमें बताया कि कोई भी डैम इस नदी पर नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से यह नदी बहुत ही जीवंत है और एक्वाटिक लाइफ से भरी हुई है। बनास सोन की एक बड़ी सहायक नदी है, जो कि मंझ हटोली की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है।
हम बनास नदी को पार करके दूसरी तरफ जाएंगे, जहाँ एक सुंदर टापू जैसी जगह है और वहाँ एक अनोखा पहाड़ है जिसके बारे में हमें राजू गाइड जी ने बताया था। चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ क्या अनोखा है। पानी द्वारा इकट्ठा किए गए रेत की वजह से यह समुद्री बीच सा प्रतीत होता है और यह काफी दूर तक फैला हुआ है। रिजर्व फॉरेस्ट के इस इलाके में पैदल घूमा जा सकता है। और हमारा डेस्टिनेशन सामने की तरफ का पहाड़ है, जहाँ जैसा कि हमने आपको पहले इंट्रो में बताया था कि आपको कुछ ऐसा खास दिखाना है जो कि यहाँ के जनजातीय लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। जहाँ वो साल में एक बार आते हैं। इस खूबसूरत से इलाके में अब हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ के पास, और चलिए नज़दीक जाकर देखते हैं। वैसे नज़दीक जाकर देखने पर यह पता तो चल रहा है, और आप भी यह अपनी तरफ से गेस कर सकते हैं कि यह किन की आकृति बन रही है पहाड़ के ऊपरी हिस्से में। यहाँ इतनी शांति है, ना ही गाड़ियों की आवाज़ और न ही भीड़ भाड़। ऐसा लग रहा है मानो कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ आप दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं। और सिर्फ प्रकृति की आवाज़ ही आपके चारों तरफ गूंज रही है। कुछ घंटे बिताने के बाद हम वापस उस स्थान पर आ गए जहां हम रुके हुए थे। और अब हमें सिर्फ एक ही काम करना था, वह था शाम के वक्त नदी किनारे बैठकर डूबते हुए सूरज को निहारना।
उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।